बताएंगे कि कनाडा में आप टैक्स कैसे फाइल करते हो। आपको $650 का GST HST क्रेडिट। स्टूडेंट बेनिफिट्स बताओ टैक्स फाइलिंग के। यहाँ पे डो डैश करते हैं, स्किप द डिशेस करते हैं, ऊबर ईट्स करते हैं। तब उन्होंने एक छोटा सा एरर कर दिया था जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर मुझे पता पड़ा कि मुझे $1000 देने पड़ेंगे CRA को। HNR अकेडमी है, वो ना एक कोर्स भी कराते हैं। अगर आपको टैक्स फाइल कराना हो तो आपको कितने पैसे लगेंगे? हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड दिस इज वर्तिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज ना हम आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो लाए हैं क्योंकि आजकल यहाँ पे सब टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कनाडा में आप टैक्स कैसे फाइल करते हो और उसके बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे। क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्रेडिट्स मिलते हैं, किसको टैक्स फाइल करना होता है और कितना इसका बेनिफिट अमाउंट बन जाता है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये होगा कि कनाडा में टैक्सेस कौन फाइल करता है। तो वर्तिका, इस बारे में बताओ, कनाडा में टैक्सेस किस किस को फाइल करने होते हैं? तो कनाडा में टैक्सेस उन सभी लोगों को फाइल करने होते हैं जो कनाडा में रह रहे हैं और जो कनाडा में काम कर रहे हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव आपका यहाँ पे क्या इमिग्रेशन स्टेटस है, चाहे आप स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, PR हो, वर्क परमिट पे हो या सिटीजन हो, सबको ही टैक्स फाइल करना होता है और उसके बेनिफिट्स लेने चाहिए। राइट। तो अब इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो ये होने वाला है कि कनाडा में जो टैक्स साइकिल होती है वो कब से कब चलती है, लाइक कौन से महीने से कौन से महीने तक की वो जो साइकिल होती है, और उसके बाद टैक्स उसका कब फाइल होता है। तो कनाडा में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसा आपका जो भी कैलेंडर ईयर है, जनवरी 1 टू दिसंबर 31 वो आपका एक ईयर है। तो कनाडा का भी जो फिस्कल ईयर होता है, टैक्स ईयर होता है, वो ऐसे ही चलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको फाइल करना है तो आप उसी मतलब फॉर एग्जांपल 2023 का जो ईयर था उसका टैक्स अब आप February 24 से April 30, 2024 तक आप फाइल कर सकते हो। राइट। सो इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि अगर आप 2024 में हो तो 2024 का अगर आपको करना है तो जब ये साल पूरा ख़त्म हो जाएगा तो 2025 में फेब से लेके April 30 के बीच में आपको 2024 का फाइल होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कनाडा में जो इनकी फाइनेंशियल बॉडी है, लाइक जो इनका देखती है कि टैक्सेस सही भरे हैं नहीं भरे हैं, तो वो कौन सी बॉडी है? तो वो जो गवर्नमेंट बॉडी है उसका नाम है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, या उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CRA। तो CRA यहाँ की बॉडी है जो ये पूरा टैक्स का फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करती है। काफ़ी इजी है, आप बस जाओ इनकी वेबसाइट पे, अपने आप को साइन इन करवा लो, अपना एनरोल कर लो और इसी पे आपको आप जितनी बार टैक्स भरोगे, जितने साल टैक्स भरोगे, उसके नोटिस ऑफ असेसमेंट भी एक ही जगह मिल जाएंगे। आपको कितना क्लेम आ रहा है, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं एज अ सिटीजन या एज अ रेसिडेंट ऑफ कनाडा, वो सब आपको इसमें पता पड़ता रहेगा और आपको नोटिफिकेशन इसी में आती रहेगी। इनकी जो इनकी डेडलाइन होती है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है टैक्स फाइल करने के लिए, क्योंकि अगर आप डेडलाइन के आगे जाके टैक्स फाइल करते हो, मतलब 30 अप्रैल के बाद टैक्स फाइल करोगे, तो पहले तो आपको ना गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े बहुत फ़ाइन होते हैं जो आपके रिफंड में से डिडक्ट हो जाते हैं, तो आपको वो पे करना पड़ता है। प्लस आपका जो रिटर्न है उसको आने में भी डिले हो जाता है। तो हमेशा आप याद रखना कि उनकी डेडलाइन ज़रूर फॉलो करना आप। चलो, अब इसके बाद हम चलते हैं बेनिफिट्स पे। तो वर्तिका, ये बताओ कि कोई नॉर्मल बंदा जो यहाँ पे स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो, किसी पे भी अपना टैक्स फाइल कर रहा है, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो अगर बेनिफिट्स की हम बात करें तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, आपका जो बहुत ही फेमस बेनिफिट है वो है आपका GST HST। तो उससे पहले बताती हूँ कि BC में ना बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे क्लाइमेट वाले बेनिफिट्स जो ओंटारियो में मिलते हैं, वो सब नहीं है। यहाँ पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक दो ही बेनिफिट्स अभी जो मुझे पता है वो हैं। तो अगर हम GST HST की बात करें तो ये आपका साल में 3 बार बेनिफिट जो है वो पे आउट होता है, डिपेंडिंग आपकी सैलरी कितनी है और डिपेंडिंग आपका मैरिटल स्टेटस क्या है और आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक अगर सिंगल बंदे की बात करूं तो एक सिंगल इंसान को $496 का GST HST क्रेडिट एक साल में क्रेडिट हो सकता है। और अगर मैं कपल की बात करूं तो उनको और यहाँ पे कॉमन लॉ भी एक साथ टैक्स फाइल कर सकते हैं, तो उनके केस में आपको $650 का GST HST क्रेडिट एक साल में पे आउट हो सकता है। और ये जो GST HST क्रेडिट होता है ये आपका साल में 3 बार डिवाइड हो जाता है। आई थिंक एक आपका अप्रैल में होता है, एक जुलाई में होता है और एक आपका जनवरी में हो जाता है। तो ऐसे 3 बार में डिवाइड करके ये आपके क्रेडिट पे आउट हो जाते हैं। ओके। तो इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट बेनिफिट पे। तो लाइक स्टूडेंट्स काफ़ी पूछते हैं कि यार स्टूडेंट बेनिफिट्स बताओ टैक्स फाइलिंग के। जैसे जो बंदा यहाँ पे आया है, इंडिया से मूव हुआ है, उसने पूरा कोर्स करा है, स्टडी करी है,
$30,000 $40,000 लगाए हैं अपनी एजुकेशन में, तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है लाइक जब वो टैक्स फाइल करते हैं? तो स्टूडेंट्स के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट हो यहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट बेनिफिट में ये होता है कि आपको आपकी फ़ीस का 15% जो अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली क्रेडिट कर देती है। बट इसमें एक कैच ये होता है कि जैसे हम लोग अब जब आए थे तो हम लोग 2021 में आए थे, तो हमने 2021 में अपना कोर्स ख़त्म किया और हमने 2021 के लास्ट के 3 मंथ्स अपना काम किया था। तो जब हमने 2022 में 21 का टैक्स फाइल किया तो उन्होंने हमें सारा क्रेडिट वापस नहीं किया था। उन्होंने कहा कि आपका जो क्रेडिट है आपकी सैलरी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हो, उसके हिसाब से हम रिटर्न करेंगे। राइट, तो लाइक इन शॉर्ट ये है कि अगर आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, जैसे आपने एक कोर्स परस्यू किया, उस कोर्स की फ़ीस लगा लो मे बी $40,000 थी, तो उसका जो आपका क्रेडिट जो आपको वापस मिलेगा वो 15% होगा। तो 40,000 का 15% रफली $6,000 हो गया, तो आपको इन टोटल $6,000 ही मिलेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपने एक साल में कितना जॉब किया है, कितना अर्न किया है, उसमें ही आपका एक ही साल में निकल जाएगा या वो 2 या 3 साल में निकलेगा। हमें 6,000 ही मिले थे, बट हमारे वो 2 साल में डिवाइड होके मिल गए थे क्योंकि हमने पहले साल उतना काम यहाँ पे नहीं किया था। तब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, या फिर उसको ऑल्सो हम बिजनेस इनकम भी बोल सकते हैं। तो जैसे काफ़ी बच्चे, काफ़ी वर्क परमिट होल्डर्स वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पे डोर डैश करते हैं, स्किप द डिशेस करते हैं, ऊबर ईट्स करते हैं, तो उसमें वो अपनी खुद की कार यूज़ करते हैं। तो उसका जितना भी एक्सपेंस होता है आप उसको एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। तो आपके प्रॉफिट में से, लाइक आपकी इनकम में से वो एक्सपेंस डिडक्ट हो जाता है और रिमेनिंग अमाउंट पे आपको टैक्स फाइल करना होता है। तो इसका जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर कोई बंदा यहाँ पे डोर डैश, ऊबर ईट्स कर रहा है, तो वो अपनी पूरी कार का अमाउंट, जितना भी उसका एक्सपेंडिचर हुआ उस डोर डैश को करने में, लाइक उस ऊबर ईट्स को डिलीवरी करने में, कितने किलोमीटर्स कार चली, कितनी उसकी तब सर्विसिंग हुई, उसमें कोई रिपेयर हुआ, जितनी उसमें गैस यूज़ हुई, तो इन सारी चीज़ों को काउंट करके आप अपना एक एक्सपेंस की लिस्ट बना सकते हो, आपका कितना खर्चा हुआ, और आपकी अर्निंग्स में से उस एक्सपेंडिचर को सब्सट्रैक्ट करके जो आपका रिमेनिंग अमाउंट बचता है आपको उस पर टैक्स फाइल करना होता है। तो ये था लाइक अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम का। अब इसके बाद बात करते हैं हम, जैसे वर्क फ्रॉम होम टाइप वाली जॉब्स होती है ना, उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक बंदे हो या एक कपल हो, आपने एक 2 बेडरूम बेसमेंट स्वीट ले रखा, उसमें आप एक रूम में रहते हो और सेकेंड रूम आप दिखाते हो आपका ऑफिस है। तो वो जो सेकेंड रूम जिसको आप ऑफिस दिखाते हो उसका आप लगा सकते हो रेंट में से कितना इसका एरिया रेंट पे होगा, और उस अमाउंट को आप एज अ लाइक ऑफिस रेंट कंसिडर करके एक्सपेंडिचर में कंसिडर कर सकते हो। एग्जैक्टली हाँ, और ऐसे ही आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी और अपना वाईफाई वगैरह भी कर सकते हो, क्योंकि आप पर्सनल भी कर रहे हो बट आप घंटों में से काउंट कर सकते हो कि इसका कितना हिसाब होगा और वो आप लगा सकते हो। कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट अकाउंट होते हैं। एक हो गया आपका TFSA, एक हो गया RRSP, एक हो गया FHSA। तो 1 बाय 1 आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। TFSA जो अकाउंट होता है ना, वो होता है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। तो वर्तिका, TFSA के बारे में बताओ, क्या उसकी लिमिट होती है, क्या कंट्रीब्यूशन रूम होता है और कैसे वो वर्क करता है? तो TFSA जो होता है आपका, वो आपका टैक्स में आपको टैक्स रिडक्शन में कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आप जो भी उसमें पैसा डालोगे वो आपका टैक्स से कटा हुआ पैसा जो आ रहा है वही डालोगे आप हमेशा, ठीक है। लेकिन TFSA का आपका जो एक अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आप TFSA में पैसे डाल के उसको इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न आएगा उस पर वो आपका नॉन टैक्सेबल होगा। मतलब कोई भी आपका डिविडेंड आ रहा है, कोई भी रिटर्न आ रहा है, वो आपका सारा नॉन टैक्सेबल होगा। राइट, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड बता देता हूँ। तो जैसे हम जॉब करते हैं, हमें कंपनी ने पैसे दिए, उसमें से ऑलरेडी उन्होंने टैक्स काट लिया। अब वो जो पैसे आए हैं उसको लगाओ, फॉर एग्जांपल मैं वेल्थ सिंपल में डाल के इन्वेस्ट कर दूँ। अब उन स्टॉक से जो मुझे जो प्रॉफिट आएगा ना, उन पे टैक्स नहीं लगेगा। जो भी डिविडेंड आ रहा है या स्टेकिंग, क्रिप्टो स्टेकिंग से जो पैसे आ रहे हैं, किसी भी चीज़ से जो भी पैसे आ रहे हैं, उन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा। ये होता है TFSA का बेनिफिट। और इसकी जो कंट्रीब्यूशन लिमिट होती है वर्तिका, वो कितनी होती है? इसके अराउंड 6,000 की आपको एवरी ईयर कंट्रीब्यूशन लिमिट मिलती है। ये फिक्स्ड होती है फॉर एवरीबडी, और ये आपकी कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2023 में कुछ यूज़ नहीं किया तो वो 6,000 2024 में आ जाएंगे, और 2024 के 6,000 और, तो वो 12,000 हो जाएंगे। और ये आपका काउंट होता है फ्रॉम द टाइम व्हेन यू टर्न 18। तो ये उस हिसाब से आपकी एक्यूमुलेट होती रहती है।
राइट, तो 18 साल के बाद से हर साल के आपके 6-6 हज़ार तक की कंट्रीब्यूशन लिमिट जुड़ती जाती है। तो अगर आप रफली अगर 25 की एज में हो तो आपकी ऑलरेडी 30,000 के आसपास, ये थोड़ी ज़्यादा ही हो गई होगी अभी तक लिमिट। तो ये हो गया TFSA के बारे में। अब हम बात करते हैं एक सेकंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में, जो कि हो गया RRSP, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट। तो वर्तिका, RRSP के बारे में बताओ, क्या इसकी लिमिट होती है कंट्रीब्यूशन की और कैसे वर्क करता है ये? तो RRSP जो आपका होता है, ये एक्चुअली कनाडा में बड़ा ही फेमस, सबका ही फेवरेट सा है। हर टैक्स वाला बोलेगा आप RRSP में पैसे लगाओ, क्योंकि क्या होता है RRSP में अगर आप पैसे लगाते हो तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो ही रिड्यूस हो जाता है। आपकी जितनी भी इनकम है उसका 18% इज़ योर कंट्रीब्यूशन लिमिट, और ये जो 18% है ये 30,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा जो हाई इनकम अर्नर्स होते हैं, या तो 30,000 आपकी हो जाए लिमिट, या आपका 18% आपकी जो भी सैलरी है उसके हिसाब से आपकी लिमिट होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम $100,000 है तो उसका 18% हो गया $18,000। तो आप $18,000 अपने RRSP में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इतना अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो 82,000 बचेगा आप उसी पे टैक्स पे करोगे। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट RRSP। अब हम आते हैं हमारे थर्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे, जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। उसका नाम है FHSA, फर्स्ट टाइम होम बायर सेविंग्स अकाउंट, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो FHSA है हमारा थर्ड अकाउंट। FHSA जो है ना, ये इसी साल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप हर साल इसमें $8,000 कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो RRSP या फिर TFSA की तरह हर साल आपकी बढ़ती नहीं रहती। ये 40,000 तक ही है। 40,000 जैसे आपके इसमें पूरे होंगे वो आपका स्टॉप कर देंगे। ये अकाउंट आपका RRSP जैसा ही अकाउंट है। मतलब अगर आप इसमें पैसे डाल रहे हो और आप RRSP में पैसे डाल रहे हो तो उन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट बनता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 100,000 का ही मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे आपने लिया, आपने 18% अपना RRSP में डाल दिया और आपने 8,000 अपना FHSA में भी डाला हुआ है। 18,000 प्लस आपका FHSA का अकाउंट 8,000, 26,000। ये पूरा 26,000 का जो अमाउंट है वो आपका $100,000 की जो इनकम है उससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और आपका जो टैक्सेबल इनकम बचेगा वो अराउंड आपका 74,000 का बचेगा। तो उसी पर टैक्स लगेगा। तो मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 24,000 में आपने टैक्स सेविंग कर ली अपनी। राइट, तो इसमें एक और चीज़ मैं ये बताऊंगा कि FHSA जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम होम बाय करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी घर ले चुके हैं, उन लोगों के लिए ये अकाउंट नहीं है। तो बेसिकली जो अपना पहला घर लेने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं FHSA में पैसे डालना, और 2-3 साल में जब आपके पैसे ठीक ठीक हो जाएंगे तब आप उसको एज अ डाउन पेमेंट अमाउंट यूज़ कर सकते हो टू बाय योर फर्स्ट हाउस। तो ये था अबाउट इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है अपने हिसाब से, जो हमने 2-3 साल में देखा है यहाँ पे। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके पास घर है, तो आपको और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आप उसके लिए अपने टैक्स कंसल्टेंट को एडवाइस करो, मतलब आप उनके पास जाओ, वो आपको एडवाइस करेंगे बेटर। मार्केट प्लेस पे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो टैक्स फाइल कर देंगे आपका मे बी $40, $50 में। बट कई बार ऐसा होता है ना कि उनसे कोई एरर हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो ना थोड़ा गड़बड़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अगर आपको टैक्स फाइल कराना है थोड़ा ठीक सी जगह से करा लो, और यही है कि थोड़े आपके $30, $40, $50 ज़्यादा लग जाएंगे, बट आपका जो अकाउंट है वो सारा सही रहेगा। मतलब उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगा, और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी क्लियर रहेगी। जैसे मैं अपने अगर आपको एग्जांपल शेयर करूं, तो मैंने जब पहली बार यहाँ पे आई थी, तो मैंने एक मार्केट प्लेस पे बंदे से अपना टैक्स फाइल करवाया था। तो उन अच्छे थे, वो बहुत सही था, सब कुछ था, बट उन्होंने एक छोटा सा एरर कर दिया था, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर मुझे पता पड़ा कि मुझे $1,000 देने पड़ेंगे CRA को। तो मैंने अपने H&R ब्लॉक मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे बताया कि आप ये कर लो। तो मैंने उनको CRA को लेटर वगैरह दिया, तो उसके बाद वो इशू रिजॉल्व हो गया था। बट वो छोटे छोटे जो माइन्यूट चीज़ें होती है ना, फिर वो आप उनको अकाउंटेबल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है। जैसे अगर आप टैक्स फाइल करना चाहते हो या थोड़ा इसके बारे में सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे H&R अकेडमी है, वो ना एक कोर्स भी कराते हैं, तो आप वो कोर्स कर सकते हो। वर्तिका ने वो कोर्स किया था लास्ट ईयर, तो उस कोर्स के बारे में बताना वर्तिका, क्या ड्यूरेशन थी, कितने पैसे लगे, क्या बताते हैं उसमें? तो वो कोर्स जो था वो 3 महीने का कोर्स था, ठीक है, और वो अराउंड आपका $400 का कोर्स था। तो उसमें आप क्लासेस वगैरह अपने आप चूज़ कर सकते हो। तो वो एक बहुत ही एंट्री लेवल टैक्स कोर्स था, मतलब जिनके पास अगर आपके पास सिर्फ एक T4 है, T4 फॉर्म है, या फिर अगर आपके पास ट्यूशन फीस है, तो वो लोग उस कोर्स को अगर करते हैं तो वो अपना टैक्स खुद फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप वो कोर्स पास कर देते हो विद 90% मार्क्स, तो आप H&R ब्लॉक में ही एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम कर सकते हो। आप अप्लाई कर सकते हो H&R ब्लॉक की लोकेशंस में एज अ टैक्स कंसल्टेंट। तो अगर आपको अपना करियर वगैरह
चेंज करने का मन है, अगर आपको अकाउंटिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर अगर आपको पार्ट टाइम भी करनी है, क्योंकि आप उनके पास पार्ट टाइम आवर्स भी होते हैं, तो आप ये कोर्स भी ट्राई कर सकते हो। बट सितंबर में इसकी ये स्टार्ट होता है और आप जुलाई अगस्त तक इसमें एनरोल कर सकते हो। गाइस, एक चीज़ हम बताना भूल गए थे आपको कि अगर आपको टैक्स फाइल कराना हो तो आपको कितने पैसे लगेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो टैक्स फाइल होता है ना, वो कितने आपके पास T4s हैं, कितना आपके पास T-स्लिप्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही T4 है तो आपका जो टैक्स फाइल का जो चार्ज है वो वैरी कर सकता है फ्रॉम $40 to $120, डिपेंडिंग आप कहाँ से करा रहे हो। आप मार्केट प्लेस से करा रहे हो थोड़ा सस्ता हो जाता है, आप किसी प्रॉपर एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में करा रहे हो जाके, या फिर किसी बड़े ब्रांड से करवा रहे हो तो वो आपको थोड़ा 120 कर देते हैं। और अगर आपका उसमें जितने आपके T4 ऐड होते रहते हैं उतना आपका थोड़ा थोड़ा करके उसमें अमाउंट भी ऐड होता रहता है। राइट, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। हमने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।